अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में मुश्किलात जो हैं बढ़ गई हैं। पेशावर ज़ल्मी ने कल एक अहम तरीन मुकाबले में कोयटा को 24 रन से शिकस्त दी और विल स्मिथ के अलावा कोयटा की पूरी बॉलिंग बैटिंग लाइन जो है वो नाकाम रही। 184 रन का हदफ ड्यू की कंडीशंस में इतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन 2 विकेटें उनकी फिर से जल्दी गिरी और जेसन रॉय जिन पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, जेम्स विंस दोनों जो है वो जल्दी आउट हुए। सरफराज ने थोड़ी सी इनिंग्स आगे बढ़ाई लेकिन वो भी 25 रन पर आउट हो गए। विल स्मिथ एक एंड पर खड़े रहे लेकिन उनके 99 रन भी उनकी टीम को जो है फतह ना दिला सके, क्योंकि इफ्तिखार नीचे आने वाले इफ्तिखार और उमर अकमल जो है वो जल्द आउट हुए। पेशावर ज़ल्मी ने कल किस तरह कामयाबी हासिल की, एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर आकर प्रोग्राम में गेस्ट का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे। तो मायूस कुन परफॉर्मेंस रही कोयटा ग्लैडिएटर्स की और अब 8 मैचेस में से सिर्फ 3 फतवाहत हैं, 5 शिकस्तें उनको हो चुकी हैं और अगर उन्होंने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो अगले दोनों मैचेस उनको जीतने होंगे। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। क्या समझते हैं मुनीर साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स को कहाँ पर उन्होंने लैग किया? वैसे तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि मैच 4 ओवर में अगर आप 57-58 रन हों और आपकी 6 विकेटें हों तो आप मैच के अंदर, लेकिन इफ्तिखार और उमर अकमल को जिस तरह उस्मान कादिर ने आउट किया, मुझे लगता है वहीं से मैच पलटा। बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए, कल का तो ऑल इम्पोर्टेंट गेम था दोनों टीमों के लिए। हम भी यही कह रहे थे जो टीम जीतेगी उसके चांसेस पर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। देखिए, पेशावर ने बैटिंग की, जब आपने 2 रन पर उनके 2 इंपॉर्टेंट 6 रन पर आपने 2 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी उनके आउट कर लिए, स्पेशली लियाम लिविंगस्टन ज़्यादा ही भी अच्छा खेल रहे हैं, तो वहाँ के बाद जो प्रेशर आपको रखना चाहिए था वो शायद बॉलर प्रेशर नहीं रख सके। हारिस बहुत अच्छा हमें टैलेंट नज़र आया मोहम्मद हारिस की सूरत में, विकेट कीपर बैट्समैन, वो बहुत अच्छा खेले। बाद में हुसैन तलत और उनकी जो पार्टनरशिप हुई है शोएब मलिक की 70+ की, उसने बड़ा काम किया। फिर आखिर में बेन कटिंग का जो केमियो था 14 गेंदों पर 36, जिसमें एक ओवर में उन्होंने 4 छक्के लगा दिए, 27 रन समेट लिए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से शुरू में तो स्कोर इतना नहीं होना चाहिए था अगर 6 for 2 थे। उसके बाद अगर आप बैटिंग के लिए आए तो विल स्मिथ ने तो अपना काम पूरा किया, लेकिन सरफराज का आउट हो जाना मेरा ख्याल है वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जो हमने पिछली इनिंग्स देखी थी उमर अकमल की भी और इफ्तिखार की भी, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोनों बिल्कुल फेल हो गए, एक ने 10 रन बनाए, एक ने 1 रन बनाया। तो ये जो आपने कहा ना कि इतना नहीं था, ड्यू भी था अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल है ये उसका सही फ़ायदा नहीं। बहुत ही ऑल इम्पॉर्टेंट गेम था दोनों टीमों के लिए, इसमें मस्ट विन था एक तरह से, क्योंकि अब मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं कोयटा के लिए। पेशावर ज़ल्मी निस्बतन सेफ है। सेफ से मुराद है आपके 2 पॉइंट्स अगर हैं और 2 मैचेस रह गए, 2 पॉइंट्स आपके ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कोयटा को अपने दोनों मैच जीतने होंगे, एक मुल्तान से, कराची से, और फिर पेशावर अगर एक भी मैच जीतेगी तो फिर नेट रन रेट पे। तो कोयटा के लिए कल अच्छा नहीं रहा, दिन अच्छा नहीं रहा। ऑल्दो कई खिलाड़ियों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, खासतौर से विल स्मिथ की, लेकिन अपनी टीम को फतह नहीं दिला सके। थोड़ा सा ये सेटबैक रहा, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पेशावर कि वो मैच जीत गए। बिल्कुल। और लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो ज़बरदस्त रही है। लाहौर कलंदर्स ट्रेनिंग भी कर रही है अपने अगले मैच के लिए कज़ाफ़ी लाहौर के अतराफ जो स्टेडियम है। तो हारिस रऊफ़ उनके फास्ट बॉलर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने वक्त निकाला थोड़ा हमारे लिए। हारिस, वेलकम टू द शो। और अब तक आपकी टीम की परफॉर्मेंस पर अगर नज़र डालें तो 7 मैचेस में से आपने 5 जो हैं वो जीते हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, आपका बॉलिंग यूनिट भी परफॉर्म कर रहा है, आपका बैटिंग यूनिट भी परफॉर्म कर रहा है। आप किस तरह देख रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस को? बिल्कुल जिस तरह टीम खेल रही है इस दफ़ा PSL में सारे प्लेयर आपस में काफ़ी जेल है और कोशिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट को जीतें। नहीं, देखिए जिस तरह हमने कराची में मैचेस खेले, वहाँ पे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आ रही थी टीम की और जिस तरह वहाँ पे हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई एज अ टीम, और उसी को कंटिन्यू किया एज अ मोमेंटम जो हमने वहाँ पे पकड़ा हुआ था, उसी को कंटिन्यू किया यहाँ पे आके लाहौर में, उसी माइंड सेट के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल हारिस, और आपकी बॉलिंग पर बड़ी बात हो रही है। लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग है, शाहीन शाह अफरीदी उसमें, जमान खान उसमें, आप खुद हैं उसमें, राशिद खान है, एक वर्ल्ड क्लास यूनिट बॉलिंग का नज़र आ रहा है। तो उसको किस तरह से देखते हैं और इस बॉलिंग यूनिट से आपके जो चांसेस हैं PSL में वो अब बढ़ गए हैं पहली मरतबा ट्रॉफी जीतने के? नो डाउट, बिल्कुल हमारा जिस तरह आपस में एक कम्बिनेशन है एज अ बॉलिंग, बिल्कुल हम अपने बॉलिंग पे बिलीव रखते हैं, और जो हमारा एक तीनों का, शाहीन का, मेरा, राशिद का जिस तरह है, और उसके साथ जिस तरह विजय और जमान बॉलिंग कर रहा है, नो डाउट एक टीम को फ़ायदा हो रहा है। कोशिश करते हैं कि टीम को फ़ायदा दें। कल हमने देखा इफ्तिखार को
मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है 8 मैचेस में मेरे गालिबन 150 उन्होंने स्कोर की है। उमर अकमल ने 2 स्टार्ट बड़े अच्छे दिए, लेकिन कल थोड़ा सा जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो वो जल्दी आउट हो गए। वो मुझे लगता है कि 2 विकेटें उनकी जो गिरी हैं वहाँ पर, उससे जो है वो मैच में वापस पीछे गए बैकफुट पे। नहीं, उसके बावजूद आप देखें ना, जेसन रॉय और जेम्स फिंच पे बहुत डिपेंड करते हैं। वो दोनों भी बिल्कुल नहीं चले, एक ने 13 रन बनाया और ये तो दोनों मैचेस में 0 पर आउट हुए हैं, तो जेम्स फिंच का भी काफ़ी फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा संभाला दिया था, अगर देखे थोड़ा फ्लो में कर दिया था सरफराज ने, लेकिन बाद में ये दोनों बिल्कुल नहीं चले, इसका बहुत फर्क पड़ा है। और जैसे आपकी बातचीत चल रही है अभी हारिस रऊफ से, तो माशाल्लाह परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है और बड़ा पैशनेट बॉलर है, कोई शक नहीं है। लेकिन बॉलिंग के साथ साथ इनको एक बैट्समैन पूरे टूर्नामेंट में अभी तक चला रहा है, वो है फ़खर जमान। उनकी बैटिंग जो है ना वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि मुझे लग रहा है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि सिर्फ 86 रन दूर हैं वो एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने। 1 सेंचुरी बना चुके हैं, 5 50s बना चुके हैं, 469 रन ऑलरेडी उनके हैं। कम से कम 4 मैचेस इनको और मिलेंगे, तो होप्स होगा एक नया रिकॉर्ड बनेगा। फ़खर की बैटिंग प्लस इनकी पूरी बॉलिंग कम्बिनेशन, क्योंकि प्लेऑफ्स में मांगू के राशिद खान इनके पास नहीं होंगे तो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी हारिस रऊफ की। बिल्कुल, राशिद खान नहीं होंगे प्लेऑफ में, हारिस रऊफ हमारे साथ मौजूद है। हारिस, आपकी अपनी बॉलिंग अगर हम देखें तो 7 मैचेस में आपने 10 विकेटें जो है अपने नाम की है, लेकिन इकोनॉमी देखें थोड़ा सा हायर साइड पे 9 से अबव है। तो आप अपनी बॉलिंग से अभी तक कितना मुतमईन है और क्या समझते हैं कि आगे आपको मजीद बेहतर परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब राशिद खान जो है वो चले जाएंगे? बिल्कुल, अभी तक तो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हुई हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि उनको बेहतर करूँ और मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। जो अपना माइंड सेट है उसके मुताबिक अभी तक खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, जिस माइंड सेट से मैंने बॉलिंग जो परफॉर्मेंस करनी थी, और कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट मैचेस हैं उनमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दूँ और जो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल, और आपके फैंस भी हारिस आपसे यही चाहते होंगे कि आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मुनीर हक साहब भी मौजूद हैं। हारिस रऊफ के पास चलते हैं। हारिस, आपकी शाहीन शाह अफरीदी की अगर कप्तानी हम देखें तो अभी तक ज़बरदस्त कप्तानी रही। गो के कराची में उनकी कप्तानी में 2 मरतबा 200 से ज़्यादा रन का हदफ जो है वो चेज़ हुआ, लेकिन लाहौर में काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह वो टीम को लेकर चल रहे हैं? देखिए एज अ फील्ड जिस तरह कैप्टन की डिमांड है कि यार ग्राउंड के अंदर हमें अच्छी फील्ड करनी है, एफर्ट करनी है, पूरी 100% देनी है, और जिस तरह बिल्कुल फील्डिंग के दौरान काफ़ी एक दूसरे लड़के को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे बिलीव है कि यार अगर आप वहाँ पे जाके हॉट स्पॉट पे फील्डिंग करो तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इससे कप्तानी में जिस तरह वो कप्तानी कर रहा है, जिस तरह की वो चेंजिंग कर रहा है ग्राउंड के अंदर, जिस तरह बॉलिंग में चेंजिंग कर रहा है। बिल्कुल, और लाहौर के क्राउड की तो क्या बात है। अब तो खैर 100% जो है वो फैंस को इजाज़त दे दी गई है वहाँ पर जाने के लिए। इब्तदाई मैचेस में 50% थी, तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं लाहौरी भी। और जब ख़ास तौर पर लाहौर का मैच होता है तो आप लोगों को बड़ी वहाँ पर जो है सपोर्ट मिलती है। क्या कहेंगे लाहौर के क्राउड पर हारिस? नो डाउट, जिस तरह लाहौर में आए हैं और जहाँ का जो स्पोर्ट है, जिस तरह वहाँ के ग्राउंड में सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी इंजॉय हो रहा है। बाकी जिस तरह कराची में था वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, वहाँ का भी क्राउड अच्छा था। बट लाहौर की तो डिफरेंट बात यह है कि हमारा अपना होम ग्राउंड है और वो लाहौर के अपने जो फैंस हैं वो आते हैं और जिस तरह में वो सपोर्ट करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं उसमें। बिल्कुल, हारिस रऊफ हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच हारिस, आपका टाइम देने का। मैच पर आते हैं दोबारा मुनीर साहब। अब कोयटा के लिए जो है ना गलती की गुंजाइश हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 2 मैचेस हैं उनको, दोनों मैचेस जीतने। इसके बावजूद डिपेंड करेंगे वो इस्लामाबाद और पेशावर के ऊपर कि उनके मैचेस के नतीजे क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है सफ़र उनका प्लेऑफ में जाने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान। अब देखें कल का मैच ही डिसाइड करना था, बहुत हद तक ये डिसाइड हो गया है। अनलेस एंटिल की अब बहुत अच्छा कोयटा ना खेले या पेशावर बहुत ख़राब ना खेले, लगता ये है कि टॉप 4 टीम्स का तयन हो गया है और कोयटा और कराची। लेकिन स्टिल देखें ये क्रिकेट है, यू नेवर नो,
और जिस तरह से जेसन रॉय खेल रहे हैं, इफ्तिखार खेल गए, इनके और प्लेयर विल स्मिथ खेल गए, आपको नहीं पता कि अगले मैचेस में क्या हो। अब देखिए कराची से जो मैच होना है कोयटा का, वो तो फॉर्मेलिटी का मैच होगा। कराची को पता है कि जीतना नहीं है, लेकिन पार्टी स्पॉइल करने वाली आपने बात की थी पिछले प्रोग्राम में, तो हो सकता है कि कराची किसी को मुश्किल में डाल दे। कराची के लिए तो पिक्सल तो उनका कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मुल्तान से सब मुकाबला हो सकता है कोयटा का। तो कोयटा को ये दोनों मैचेस में बहुत सोच समझ के कोयटा को जाना ऑल आउट है। कोयटा के पास आप खुद कह चुके हैं कि अब कुछ है नहीं, अगर वो नहीं जीतेंगे तो फिर उनको तैयारी कर लेनी चाहिए वापसी की, और अगर जीतेंगे तो फिर इसी तरह पेशावर को भी पता है कि उसे दोनों मैचेस में लाइट नहीं लेना है। एक मैच भी हारे तो कोयटा की टीम फिर एक मैच जीत के फिर पॉइंट टेबल में अभी कोयटा बेहतर है पेशावर से। पेशावर के मैचेस दोनों सख्त हैं, दोनों सख्त मैच हैं, इस्लामाबाद और लाहौर से। और लाहौर को लाहौर में हराना, जिस तरह अभी बता रहे थे हारिस रऊफ भी लाहौर में है, और लाहौर में अब आज से 100% क्राउड होगा, तो इतना ज़्यादा क्राउड सपोर्ट होगा लाहौर को लाहौर में कि वो भी एक फैक्टर होगा। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी भी इंटरेस्टिंग स्टेज है। ना कोयटा बाहर हुई है, ना पेशावर बाहर हुई है, सिर्फ कराची बाहर हुई है, और अभी फाइनल वो भी सिर्फ मुल्तान पहुंची है। अभी सारी टीमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स हैं, लेकिन लगता ये है कि लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और चौथी टीम का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बेहतर खेले इधर कोयटा या पेशावर। बिल्कुल, और कल के मैच में कुछ सख्त और नर्म मोमेंट्स भी नजर आए। बिल्कुल सख्त और नर्म मोमेंट्स सर्फ एक्सेल के आपने देखे, और कल हुसैन तलत ने ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की। पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच में हुसैन तलत की बैटिंग देखते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हारिस रऊफ से हमने लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पर बात की, और मुनीरुल हक साहब से कोयटा ग्लैडिएटर्स के और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मैच हुआ उस पर बात की। आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मैच है। गो के मुल्तान सुल्तान की टीम क्वालिफाई कर चुकी है और कराची किंग्स की टीम जो है वो बाहर हो चुकी है, तो इतनी अहमियत का हामिल नहीं है मैच। कल के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच हुसैन तलत ने ज़बरदस्त जो है बैटिंग का मुजाहिरा किया, और फिर सरफराज अहमद की उन्होंने अहम विकेट भी ली। बिल्कुल, और अब तक क्या सिनेरियो बने हैं कल के मैच के बाद, कौन कौन सी टीम जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं और कौन सी टीम के ज़्यादा चांसेस हैं बाहर होने के। बिल्कुल, और कोयटा के लिए तो मुश्किलात बढ़ गई हैं, लेकिन ज़ल्मी और इस्लामाबाद के लिए भी अभी सिचुएशन इतनी आसान नहीं है कि वो क्वालिफाई कर जाएं। क्या समझते हैं मुनीर साहब, कोयटा को अब किस हिकमत अमली के साथ आना चाहिए? कल मुझे बड़ी हैरत हुई जब उन्होंने मैच से थोड़ी देर पहले अलामिया दिया कि मोहम्मद इरफान सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन उन्होंने फिर सुहेल तनवीर को खिला लिया, जो कि मेरा ख्याल है फ़र्क वही साबित हुआ है मैच के अंदर। अगर उनके आखिरी आप देखें 27-28 रन उनको पड़ गए, वही मैच में फ़र्क साबित हुए। 24 रन से कोयटा हारा है। लगता है कि अब सुहेल तनवीर को मौका इस PSL में तो कम से कम नहीं मिलेगा। मुझे तो यही लग रहा है कि अब फर्दर अगले 2 मैचेस में सुहेल तनवीर को शायद ये नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उनको सारे मैचेस खिलाए भी नहीं उनको। और कल जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही जो 19वां ओवर था वही फ़र्क साबित हुआ है। 4 छक्के भी लग गए, नाराज़गी भी हुई, और जब आप किसी बॉलर को नाराज़ कर दें तो फिर वो शॉर्ट पिच ज़्यादा करता है, तो उसमें भी उसका बैट्समैन फ़ायदा उठा लेता है। लेकिन कोयटा को मैंने जैसे पहले आपसे कहा, हिकमत अमली कुछ भी नहीं होनी चाहिए सिवाय इसके कि उनको दोनों मैचेस जीतने, ऑल आउट जाना है। तमाम खिलाड़ियों के साथ बैठें, उनको कॉन्फिडेंस दें। जेसन रॉय 1-2 मैचेस से नहीं चल रहे हैं, जेम्स विल्स 0 पर आउट हो रहे हैं, इनको देखना होगा। इफ्तिखार अहमद को थोड़ा सा भरोसा देने की ज़रूरत है, उमर अकमल को, तो सब बैठे मिले। टीम अच्छी है, टीम इतनी बड़ी। तनवीर की बात हो रही है, तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खबर आई है कि कल जो दोनों के दरमियान मतलब नोक झोंक हुई, और उसके बाद जो गेस्टर दोनों की तरफ से दिए गए वो मतलब दिखाने के लिए काबिल नहीं है, और 15% दोनों पर मैच फीस का जो है वो जुर्माना आयद किया गया है। दोनों ने जो है इस जुर्माने को कबूल कर लिया है। तो ये फड्डा इन दोनों का अगर हम कहें तो बहुत पुराना है। CPL में दोनों के दरमियान भी नोक झोंक हुई थी, और फिर मेरा ख्याल है बैन कटिंग वो जहन में लेके बैठे हुए थे, और कल उन्होंने मौका देख के जो है वो अपनी जो रिवेंज जिसको आप कहते हैं वो लिया है। मेरे ख्याल एक तो जुर्माना कम हुआ है, जिस तरह की बाजी थी बहुत ही नाजेबा, तो वो पे तो मेरे ख्याल ज़्यादा होना चाहिए था। और चले, एक तो ये होगी। दूसरी बात है कि रूट कॉज देखनी चाहिए कि स्टार्ट किसने किया। अगर स्टार्ट होगा तो फिर दूसरा जवाब देगा, तो मेरे ख्याल उस पर ज़्यादा जुर्माना आयद करना चाहिए होगा। पहले जो कुछ हुआ
वो खेल का हिस्सा हो जाता है इस तरह से खेल में। लेकिन बहरहाल ये पाबंदी तो लगनी चाहिए थी। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, काफ़ी देर से ये चीज़ आई और मुझे लग रहा है अब भी जुर्माना कम लगा है, क्योंकि ऐसी चीज़ में आपको ज़्यादा जुर्माना लगाना पड़ता है, स्पेशली जहाँ से इनिशिएट होती है ना चीज़, उनके ऊपर तो आप 100% लगाएं ताकि आइंदा इस किस्म की कोई चीज़ इनिशिएट ही ना हो सके और वो ना हो। कोयटा के लिए कुछ भी नहीं है, कोयटा को बस आप ये माइंड बना के जाना है कि जीतेंगे तो आगे पहुँचेंगे, वरना वापसी का सफ़र। पेशावर के लिए जो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच जीतने के बाद निस्बतन बेहतर पोजीशन में है, मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स्ड हैं। ऑल्दो वहाब रियाज की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन एज ए बॉलर इतनी अच्छी नज़र नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे वो अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अब उनकी उम्र हो गई है, वो गेंदे कर रहे हैं लेकिन जान लगानी पड़ रही है उनको, वो जो फिटनेस वाली चीज़ है वो चीज़ नहीं आ रही एज कम्पेयर टू अदर कैप्टन। देखें ना, शाहीन आफरीदी क्या ज़बरदस्त लीड कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान को देख लें, दूसरी टीमों को देख लें, सभी टीमें, इस्लामाबाद में शादाब को देख लें, हम सब शादाब की कितनी तारीफ कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे अभी तक पेशावर ज़ल्मी में नज़र नहीं आई है। खुद इनके फिटनेस के बाद शुरू के 4 मैचेस में उनको कोई विकेट नहीं मिली, बाद में 2 विकेटें मिली और 1 आध विकेट मिली हैं उनको, लेकिन वो चीज़ हमें एज ए कैप्टन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो पेशावर को भी यहाँ थोड़ा सोचना होगा। और कोयटा के लिए तो ऑल आउट है, कोयटा तो एक भी मैच हारेगा तो फिर उसका पेशावर भरपूर फ़ायदा उठा लेगा। बिल्कुल। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनके कप्तान की जो इंजरी हुई है उस हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। होप करते हैं कि शादाब जो है वो फिट हो, क्योंकि अगले जो उनकी टीमों के मैचेस हैं वो बहुत क्रूशल हैं, जीतने भी हैं प्लेऑफ में जाने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद वापस आकर जो कल पेशावर ज़ल्मी की जानिब से उस्मान कादिर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, कल हमने गुज़िश्ता रात उनसे गुफ्तगू रिकॉर्ड की, वो आपको सुनवाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और गुज़िश्ता रोज़ उस्मान कादिर ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा किया, उन्होंने जेम्स हिंस को पहले आउट किया और फिर क्रूशल मोमेंट्स पर इफ्तिखार अहमद और उमर अकमल की विकेट ली और ज़ल्मी को जो है वो मैच में कमबैक कराया। हमने गुज़िश्ता रात उनसे गुफ्तगू रिकॉर्ड की, क्या उनका कहना था अपनी परफॉर्मेंस पर। और हमने देखा लाहौर में वो ड्यू से निमटने के लिए प्रैक्टिस के दौरान जो है वो गेंद पर पानी डालकर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, यही वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस कल ड्यू में भी शानदार रही। क्या कहना था उस्मान कादिर का, वो सुनते हैं। हमारी जो बॉलिंग यूनिट है उनको जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टूर्नामेंट के अंदर जो है वापस कम बैक किया, तो इंशाल्लाह इसी चीज़ को लेकर चलेंगे। प्रैक्टिस के अंदर जो है ऑब्वियसली इसी बात है, सर्दी का मौसम है, आपको पता है ड्यू वगैरह पड़ती है, जितना मर्जी आप स्प्रे वगैरह कर लें, बट उसके साथ आपको ड्यू के साथ जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब मैचेस वगैरह हो उससे पहले जो है आपको गीला बॉल करके और प्रैक्टिस करनी चाहिए, और मुझे उसी में फ़ायदा हुआ। और जिस तरह मैंने बॉल गीला करके प्रैक्टिस की तो उसमें काफ़ी मुझे हेल्प होगी। तो पेशावर ज़ल्मी लगता है यही है कि मुसलसल 7वीं मरतबा जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। उस्मान कादिर से हमने गुज़िश्ता रात जब ये सवाल पूछा कि आपका मुसलसल 7वां सीज़न होगा जब प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे, क्या कहना था उनका, सुनते हैं। हमारा मोमेंटम जो है वो बन गया हुआ इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह के हाथ में, हम लोग अपनी मेहनत कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं, बाकी जो है वो अल्लाह के ऊपर है। आप प्ले ऑफ्स के अंदर जाते हैं नहीं जाते, बाकी अल्लाह नोज एवरीथिंग। नहीं कह सकते अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि सारी टीमें जो है वो प्ले ऑफ खेलने के लिए तैयार हो रही हैं और सबके जो मैचेस वगैरह भी हैं वो भी 2-2 मैचेस भी रहते हैं अभी। तो लेट्स सी कि क्या होता है कि इंशाल्लाह प्ले ऑफ्स में जाएंगे, खेलेंगे। तो कल एक पेपर लेकर आए थे उस्मान कादिर और विकेट लेने के बाद उन्होंने वो पेपर जो है ग्राउंड में दिखाया, क्राउड के हवाले से भी उन्होंने बात की। पेपर पर क्या लिखा था वो भी हमने गुज़िश्ता रात उस्मान कादिर से पूछा, तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। थिंक मैंने उसके ऊपर जो लिखा था, अल्लाह इज़ बिगेस्ट प्लानर, तो बस कुछ वजूहात की वजह से वो मैंने लिखा था, वो बस अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त भी दी है और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ब्रिलियंट लाहौर का क्राउड जो था वो हमेशा से जो सपोर्ट करता है, और जो आज जिस तरह का क्राउड था, जैसे वो बैकअप करते थे, सर्दी के अंदर भी आया, तो मैं उनको जो है वो क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इतनी सर्दी में आगे हम लोगों का मैच देखा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ज़ल्मी और कोयटा के मैच पर काफ़ी तफसीली बात की। आज मैच है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का, गो के अहम नहीं है मैच, लेकिन कराची किंग्स के लिए विक्ट्री बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि 7 मैचेस वो अभी तक हार चुके हैं, तो 1-2 तो मैचेस वो ज़ाहिर जीतेंगे ही। तो आज आपको लगता है कि कराची किंग्स को जो तलाश है अपनी पहली जीत की 27 जनवरी के बाद से, वो मिल जाएगी? पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब तो
देखिए मुल्तान भी पिछला मैच हार गई है। मुल्तान को हम कह रहे थे सारे मैचेस जीतेंगे और कराची जो है वो नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि कराची के ऊपर प्रेशर नहीं है, पिछले मैच तक तो प्रेशर था ना, अब उनको पता है कि वो जीतें या हारें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पार्टी स्पॉइल करने वाली बात जो आप करते हो तो हो सकता है कि किसी टीम को हरा दे और ऐसी टीम को हरा दे कि जिसको पहुंचना हो और इनकी वजह से आ जाए। तो कराची को आप इजी नहीं लेना चाहिए, मुल्तान को ख़तरनाक टीम है और जिससे भी मैचेस उनके होने हैं कराची के, उन सबको बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। वो कहा जाता है कि हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो चीज़ ना हो जाए। बाकी सुल्तान की अगर बात करें तो टॉप 2 में अगर उन्होंने फिनिश करना है तो एटलीस्ट एक मैच तो उनको इस 3 में से जीतना होगा। 12 पॉइंट से उनके तो 1-2 पे फिनिश करने का फायदा ये है कि आपको एक चांस मिल जाता है और ऐसा नहीं है कि आप एक मैच हारे और इवेंट से बाहर हो गए। तो चाहे सुल्तान के 1-2 पर फिनिश करे और उसके बाद जो 2 मैचेस है मुझे लगता है उसमें मेन प्लेयर्स को रेस्ट देकर कुछ उनके जो बेंच पर खिलाड़ी बैठे हैं उनको आजमाया जा सकता है। मुल्तान ने ऑलरेडी बहुत सारे खिलाड़ियों को आजमाया है। अगर आप देखेंगे मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जिस टीम ने आजमाए हैं अपने बेंच के खिलाड़ियों को, बेंच स्ट्रेंथ को, वो मुल्तान ही है। और अभी मुल्तान यही करेंगे कि जज्बा नज़र आता है उस टीम में ना। फजील शाह की परफॉर्मेंस तो देखें यार, 3 डायमेंशनल प्लेयर बने हुए हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कितनी आला कर रहे हैं। नेशनल T20 में आपको पता है कि 35 गेंदों पर सेंचुरी का रिकॉर्ड है, तो वो बहुत अच्छे मिले हुए हैं। बाकी रिजवान जिस तरह से परफॉर्मेंस लेकर चल रहे हैं, टिम डेविड आप देखें उनको IPL ने बड़े महंगे दामों में खरीदा है। शायद उसकी एक वजह ये है कि PSL हो, लियाम लिविंगस्टन भी 12-12 करोड़ में बिक रहे हैं, इंडियन रुपीज़ पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो बहुत बन जाता है। तो मेरे ख्याल PSL में जो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं ना वो, और मुझे नहीं लगता कि मुल्तान की टीम टॉप से कम में फिनिश करेगी। अगर पॉइंट टेबल बराबर भी होते हैं शायद नेट रन रेट पे, क्योंकि बहुत अच्छा नेट रन रेट है इसका, तो मुझे लगता है कि मुल्तान जो है पॉइंट टेबल खत्म होगा तो टॉप पे ही रहेगी। और क्वालिफायर आज के मैच पे आपकी छोटे से जवाब में प्रेडिक्शन, मुल्तान वर्सेस कराची, बीइंग एज ए कराचीइट्स आई वांट टू विन कराची के जीते। बट जिस तरह मुल्तान खेल रही है वही है कि अगर प्रेशर नहीं होगा कराची पे तो कराची कुछ भी कर सकती है। और देखते हैं कि कराची के वो प्लेयर जो अभी तक नहीं चले, जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें थी, वो चल जाएं। तो बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं क्योंकि अभी तक शर्जील खान और बाबर आजम के अलावा किसी तीसरे बैट्समैन ने 50 भी नहीं स्कोर की है कराची किंग्स की जानिब से। तो उम्मीद करते हैं कराची आइट के आज जो है मैच जीते कराची की टीम और अपनी जो फतुहात का खाता है गो कि वो प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन जीत तो फिर जीत होती है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।